मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। वैसे मेटाबॉलिक वेस्ट बोलना ज़्यादा सही रहेगा। किडनी जो फंक्शन करना है एक्सक्रीशन का, तो किडनी का मेन फंक्शन क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है। क्योंकि इसी चैप्टर में और आगे चल के आप पढ़ोगे, जैसे मैं बताई कि आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, मेटाबॉलिकली वो तोड़ा जाता है, तो क्या बाई प्रोडक्ट बनता है उसमें, CO, वाटर। तो इसको कैसे रिमूव, इसको लंग्स से रिमूव किया जाता है। फिर फैट टूटता है तो क्या बनता है, हाँ CO2, तो इसका भी यही प्रोसेस है। या फिर वाटर स्किन से भी एज अ स्वेट रिलीज कर रहा है, ठीक है। या फिर हम जो प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो फिर क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ, तो इसमें अमीनो ग्रुप आ रहा है। और इस अमीनो ग्रुप को रिमूव करने के लिए क्या पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म में, उनके बॉडी सरफेस से, ठीक है। फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस में इनके पास कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गए, फ्लेम सेल्स और किस किस ऑर्गेनिजम्स में है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में है, रोटिफर और सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल किसमें है, एम्फीऑक्सिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ गए नेफ्रीडिया किसमें, हाँ एनिलिडा में होता है, अर्थवॉर्म में बेसिकली, हाँ, अर्थवॉर्म एंड सम एनिलिडा। इसके बाद आता है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, हाँ, आर्थ्रोपोडा में होता है, उसमें भी कॉकरोचेस में होता है, जो इंसेक्टा ग्रुप होता है। फिर आते हैं ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड, प्रॉन्स में होता है, जो कि क्या है, वो भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद ह्यूमंस में कैसे होता है, नहीं वो नहीं, ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, उसमें किडनी है बेसिकली, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है और इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो नेफ्रीडिया या मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये सारा ना सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग किडनी पर है, तो किडनी कैसा ऑर्गन है, बीन शेप का रेडिश ऑर्गन है। सिचुएटेड कहाँ पर है, लोकेशन इसका बिटवीन T12 एंड L3 टुवर्ड्स द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसका साइज क्या है, 10 to 12, हाँ, सेंटीमीटर में, विथ 5 to 7, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, हाँ, वेट है 120 to 170 सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम, हाँ, 120 to 170 ग्राम्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट है, किस तरफ, इनर कॉन्केव साइड पे एक नॉच प्रेजेंट है, नॉच का नाम हिलम। वहां से क्या क्या अटैच्ड है, नहीं, बाहर की तरफ क्या अटैच्ड है, ब्लड वेसल्स, आप लोग नहीं पढ़े हो, ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व एंडिंग है, ब्लड वेसल से और यूरेटर का काम क्या है, जो यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में हुआ ना, उसको वो वहां से बस एक ट्यूब की तरह काम करता है और स्टोर कहाँ करता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स यूरिन फॉर सम टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना यूरेटर प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कितना यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, एक, कितना किडनी प्रेजेंट है, किडनी 2 प्रेजेंट, हाँ, अ पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी प्रेजेंट है। कौन सा किडनी लोअर साइड है, मतलब पोजीशन वाइज कौन सा किडनी नीचे, कौन सा किडनी ऊपर है, राइट की लेफ्ट, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला नीचे बेटा, इस तरफ वाला, हाँ, राइट वाला किडनी का पोजीशन थोड़ा ऊपर है, लेफ्ट वाला किडनी ऊपर, राइट वाला थोड़ा नीचे, हाँ, ये तरफ वाला थोड़ा नीचे, राइट वाला नीचे, हाँ, राइट साइड नीचे और लेफ्ट साइड का पोजीशन ऊपर में, ठीक है। अब हिलम के बाहर की तरफ डिस्कस कर ले। हिलम के जस्ट अंदर क्या आता है, एक फेनल लाइक स्ट्रक्चर, पेल्विस, रीनल पेल्विस, वो क्या है, वो एक फेनल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे कैलिसिस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। किडनी में 2 रीजन, एक कॉर्टिकल रीजन या एक कॉर्टेक्स और अंदर में मेड्यूला में कुछ मेड्यूलरी पिरामिड्स है,
ठीक है। कॉर्टेक्स का रीजन जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में आ जाता है, इसका नाम रीनल कॉलम, और एक और नाम, नहीं रीनल नहीं है, हाँ कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। किडनी के ऊपर एक टफ कैप्सूल प्रेजेंट है, उसका नाम नहीं, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले इन मेड्यूलरी पिरामिड्स में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, हाँ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। फिर हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन में दो पार्ट होता है, क्या क्या, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल का सबसे स्टार्टिंग का पार्ट क्या है, नहीं वो सब मैं नहीं पूछू बेटा, मैं पूछू रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, पीसीटी, फिर ऐसे नहीं बेटा, शुरू से बताएं। सबसे पहले शुरू होता है, नहीं सबसे पहले शुरू होता है बोमेंस कैप्सूल से, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल फिर कहाँ पे आता है, पीसीटी में, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस क्या बनता है, मैल्फिजियन बॉडी, या फिर एक और नाम है रीनल कॉर्पसेल, रीनल कॉर्पसेल। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, किससे मिलकर के बनता है, एफरेंट आर्टेरियोल से कि इफरेंट आर्टेरियोल से, एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है। फिर उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल वहां से इमर्ज करता है। फिर इफरेंट आर्टेरियोल जो पूरे के पूरे रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ फैला हुआ है, उसको क्या नाम दिया गया, कैपिलरी, या फिर ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं। पेरीट्यूब्यूलर वेसल्स जो कि नाम बोलने वाली थी, हेनलीज लूप के पास में, उसको क्या कहते हैं, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज याद रखना है, ठीक है, देख लो, रिकॉल कर ले रहे हो, क्योंकि सिर्फ 2-3 लोग ही आंसर किए। रीनल कैप, कॉलम ऑफ बर्टीनी, या इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया, रीनल कॉलम। नेफ्रॉन का 2 पार्ट है, क्या क्या, ग्लोमेरुलस और रीनल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या है, बोमेंस कैप्सूल, फिर टीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर बहुत सारे डीसीटी कलेक्टिंग, एक ही कलेक्टिंग डक्ट आके मिलते और फिर ये बाहर ओपनिंग में आ जाए। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों के मिला के एक टर्म दिया गया है, मैल्फिजियन बॉडी, या फिर दूसरा नाम रीनल कॉर्पसेल। यहां तक कोई भी दिक्कत। ग्लोमेरुलस कैसे बना है, ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, किसके टफ ऑफ कैपिलरी से, एफरेंट की फ्रेंड, हाँ, ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। और एफरेंट आर्टेरियोल कहां से आया, एफरेंट आर्टेरियोल रीनल आर्टरी से, ये कहां से आया, रीनल आर्टरी। हाँ, सारे नाम कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली सिर्फ ये रीनल वर्ड सब जगह लगा हुआ है, ठीक है, सब जगह रीनल वर्ड लगा हुआ है। जो किडनी का कवरिंग है वो रीनल कैप्सूल, ठीक है, जो बीच में कॉलम बन गया, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉलम बन गया, रीनल कॉलम, दूसरा नाम कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसके बाद फिर रीनल कॉर्पसेल मतलब ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल। ये क्या हो गया, हाँ, वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मतलब मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसेल। यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए, और ये पूरा एक सिस्टमैटिक वे में याद होना चाहिए, क्या चीज कहां से, सिर्फ मेडुला में कि कॉर्टेक्स में भी है, कॉर्टेक्स में भी है। डायग्राम बनाई थी, चलो मैं वापस से वही अपना डायग्राम बनाती हूँ। देखो मैं क्या डायग्राम बनाई थी, थोड़ा रिकॉल करो, क्या ये ऐसे ही कुछ था, ऐसे ही बनाई थी ना। तो ये वाला जो रीजन हो गया, ये क्या हो गया, ये हाँ कॉलम ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल कॉलम, ठीक है। ये रीजन फिर क्या हो गया, कॉलम ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल कॉलम। अगर इसका डायग्राम ऐसे करते हैं, नहीं इसी में बनाना है,
ठीक है, अब कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना? कहीं रफली ना ऐसा भी डायग्राम बना लो, ठीक है, क्योंकि हाथ से बना हुआ डायग्राम याद रहता है। नहीं, वैसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन क्या आता है मैं वो बताती हूँ। पीसीटी कहाँ पर है? तो पीसीटी आपके कॉर्टेक्स में है। पीसीटी कहाँ है? कॉर्टेक्स में है। इसके बाद मैल्फिजियन बॉडी कहाँ पे? मैल्फिजियन बॉडी कॉर्टेक्स में है। डीसीटी कॉर्टेक्स में है। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड एंड इन मेड्यूला। ये पोजीशन आता है, ठीक है। हाँ हाँ, मेन लूप ऑफ हेनले के कारण ही मैं ये स्ट्रक्चर बनाई हूं। फिर बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल ये भी हमारा कहाँ है? कॉर्टेक्स में है। अब आते लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में भी हो सकता है और मेड्यूला में भी हो सकता है। इसमें मेड्यूला लग रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से क्या लग रहा है? मेड्यूला में। लेकिन अगर इसको हम लोग क्या करें कि बहुत छोटा कर दे, लूप ऑफ हेनले को क्या कर दे? छोटा कर दे। नहीं नहीं, ये और बड़ा बन गया, ये और छोटा बनेगा, ठीक है, मतलब सिर्फ कॉर्टेक्स तक ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब लूप ऑफ हेनले क्या है? ये कॉर्टेक्स में भी हो सकता है और मेड्यूला में भी हो सकता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जब कॉर्टेक्स में है तो ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अगर लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कुछ पॉइंट्स बताना है, इसीलिए ये दो यहीं पर डिफ्रेंशिएट करो। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो वासा रेक्टा इज रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड लिखना, इज हाईली रिड्यूस्ड, इज हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट। अगर लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में है तो वासा रेक्टा, जो ये रेड कलर से मैं वासा रेक्टा बनाई हूं, अगर सिर्फ वो कॉर्टेक्स में तो वासा रेक्टा या तो बहुत रिड्यूस्ड होगा या फिर एब्सेंट होगा, ठीक है। और अगर वो मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, मतलब मेड्यूला तक आ गया है, तो इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट है, वासा रेक्टा इज प्रेजेंट। हाँ, ये बाकी जो पूरा रेड वाला है वासा रेक्टा को छोड़ करके पूरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। मतलब पीसीटी के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? पीसीटी के चारों तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, डीसीटी के चारों तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, कलेक्टिंग डक्ट के चारों तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, लेकिन लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ वासा रेक्टा, ठीक है। पोजीशन याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर, अब इसको थोड़ा ना जूम आउट करती हूं। ये जो व्हाइट लाइन से बाउंड्री बनाई हो ना, इसके इस तरफ क्या हो गया? कॉर्टिकल रीजन। बाहर के तरफ कॉर्टिकल रीजन, अंदर के तरफ मेड्यूला, बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेड्यूला, ठीक है। और ये जो कॉर्टेक्स का रीजन जो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में आ गया है, ये क्या कहला रहा है? ये ग्रीन वाला जो ऐसे कलर कर रही हो, ये क्या है? ये रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। नेफ्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? नेफ्रॉन इस किडनी में, नेफ्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? तो इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर में प्रेजेंट है, क्लियर है? मेडुलरी पिरामिड के अंदर में प्रेजेंट है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वो याद रखना है कि ग्लोमेरुलस, ये रेड वाला जो यहां पर है, ये ग्लोमेरुलस है।
ग्लोमेरुलस का कवरिंग कौन बना रहे? बोमेन्स कैप्सूल। कहाँ पे प्रेजेंट है ये व्हाइट वाला लाइन देखो, ये यहां पे व्हाइट लाइन है, तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ठीक है। पीसीटी मतलब ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो ये वाला रीजन है यहां पर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। लूप ऑफ हेनले नीचे आया, ठीक है, लेकिन लूप क्या रह जाता है, वो मेड्यूला में नहीं आता लूप ऑफ हेनले, तो वो कैसा लूप ऑफ हेनले हो गया। और वैसा नेफ्रॉन क्या कहलाएगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहेगा तो इसमें ये जो रेड कलर का पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी का जाल बिछा हुआ है वो नहीं बिछ पाएगा प्रॉपर, तो इसको कैसा नेफ्रॉन बोल देंगे हम लोग? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और इसमें वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड मतलब ना के बराबर या फिर एब्सेंट है कंप्लीटली। ठीक है। और अगर ये हमारा मेड्यूला तक आ गया तो ये क्या होगा? मेड्यूलरी नेफ्रॉन और वासा रेक्टा इससे प्रेजेंट है। ठीक है। वासा रेक्टा का काम क्या है, या ये लूप ऑफ हेनले का काम क्या है? जितना बड़ा, नहीं आगे पढ़ाऊंगी इसलिए मैं ही बता दे रही हूँ, जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले रहेगा ना उतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा। ठीक है। जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले रहेगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, क्योंकि जब तक वो इस पैसेज में रहेगा ना, लूप ऑफ हेनले के पैसेज में, उससे वाटर एब्जॉर्ब होते रहेगा। ठीक है। उससे वाटर एब्जॉर्ब होते रहेगा, तो जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्लियर है? पोजीशन देख लो, यहां पे पीसीटी कहां पर है? पीसीटी कॉर्टेक्स में, फिर ये नीचे लूप ऑफ हेनले, वो मेड्यूला में आ गया, लेकिन वो कॉर्टेक्स में भी हो सकता है। अगर कॉर्टेक्स में तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अगर मेड्यूला में आ गया तो मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इसके बाद क्या पोजीशन आ जाएगा? डीसीटी। डीसीटी भी कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट होता है कहां से? कॉर्टेक्स से, लेकिन नीचे मेड्यूला तक वो आ सकता है। क्लियर है? अब यहां पे सिर्फ मैं एक ही नेफ्रॉन ड्रॉ कर रही हूं, लेकिन इसे बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे, और बहुत सारे नेफ्रॉन का ओपनिंग कहां पे होगा? इस कलेक्टिंग डक्ट में होगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर कहां आएगा? यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? यहां पे रीनल कैलिक्स प्रेजेंट होगा, ये यहां कैलिक्स में आएगा, और कैलिक्स के बाद यहां पेल्विस में आ जाएगा, और यहां से फिर ये यूरेटर से बाहर निकल जाएगा। बस यही पैसेज। क्लियर है? कहां पे? स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड एंड इन मेड्यूला। पीसीटी। पीसीटी क्या है? फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लोकेशन कहां पर है इसका? कॉर्टेक्स में। ठीक है। ट्यूब्यूल है तो इसका कोई लेयर होगा, कोई कवरिंग होगा। ठीक है। तो इसका लेयर का बात करते हैं। इट इज सराउंडेड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम सेल्स, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। क्या हो गया? कहीं जाना है? कहाँ जा रहे हो? स्कूल जाना है अभी? आप लोग ऑफिस से परमिशन लेके जाओगे? और किसी को जाना है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स सिक्रीशन करते हैं? नहीं, वो मैं नहीं बोली बेटा, मैं बस बोल रही हूँ कि ब्रश बॉर्डर बनाने का पर्पस क्या है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल समझ में आ गया, क्यूब जैसा एपिथेलियल सेल का स्ट्रक्चर है। ब्रश बॉर्डर क्यों है? ब्रश बॉर्डर होने से क्या होता है? ब्रश, यहां साफ करने वाला ब्रश का बात नहीं हो रहा है, यहां ब्रश का बात होता है, तो ये मतलब है ब्रश का, ये है ब्रश बॉर्डर। क्या काम आएगा ब्रश बॉर्डर का? टू इंक्रीज द सरफेस फॉर रीएब्जॉर्प्शन, सरफेस इंक्रीज करने का काम करता है। अगर इस लेयर को मैं प्लेन बना दूं और एक मैं ऐसा लेयर बना दूं, कौन सा ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करेगा? ऊपर वाला, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। ठीक है। तो पीसीटी का लेयर क्या है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये थोड़ा ना चैप्टर 7 का ही है, तो चैप्टर 7 जब पढ़ेंगे ना तो उस टाइम आप लोग कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब
समझा हुआ रहेगा। एपिथेलियल सेल्स क्या क्या होता है ना, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होता है, ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियम सेल होता है, जैसे स्किन वगैरह का लेयर। इसके बाद कुछ कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आते हैं जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल आता है, ठीक है, कुछ सिलिएटेड एपिथेलियम आता है। सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब उसमें पूरा सिलिया प्रेजेंट है। तो सिलिया क्यों प्रेजेंट है, क्या काम करेगा वो, रीअब्जॉर्प्शन करेगा या फिर मूवमेंट का भी काम करेगा, या फिर मूवमेंट का काम करेगा, ठीक है, मूवमेंट का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, छोड़ो। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। क्या लेयर है इसमें, सराउंडेड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। क्या काम आ रहा है ब्रश बॉर्डर का, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। पीसीटी इज सराउंडेड बाय, यहां पे ना सराउंडेड की जगह लेयर्ड लिख दो, ठीक है, इज लेयर्ड बाय, इज लेयर्ड बाय, ठीक है। पीसीटी इज सराउंडेड बाय पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। पीसीटी इज सराउंडेड बाय पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कम 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद और क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो रहा है, एमिनो एसिड्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। समझ में आया क्या, ये पीसीटी का फंक्शन है। इससे सिक्रीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि बॉडी में वापस ले आना, और सिक्रीट करने का मतलब है बॉडी से निकालना है। बॉडी से निकालना है मतलब अब उसको हम लोग किसमें डालेंगे, नेफ्रॉन में ही डालेंगे, ताकि वो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। और अगर कुछ बॉडी में वापस लाना है, जैसे पीसीटी में, तो पीसीटी से उसको हम लोग किसमें ले लिए, पेरीट्यूब्यूलर में ले लिए, ठीक है। सिक्रीट क्या क्या करेगा, ये क्या क्या सिक्रीट, ठीक है। तो सिक्रीट क्या क्या होगा इससे, अमोनिया, H+, K+, यूरिया, ये सारा क्या होगा, ये सारा सिक्रीट हो रहा है और ये सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, ये पीसीटी है। कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर मतलब बहुत घुमा हुआ टाइप का, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा घुमा हुआ स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या आता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले कैसा स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हेयर पिन ऐसा होता है जो जूड़ा पिन होता है, ठीक है, ऐसे ही लूप ऑफ हेनले भी। इसका लोकेशन क्या है, हाँ, अगर कॉर्टेक्स में है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और अगर मेड्यूला में है तो मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इसमें हम लोग दो लिम्ब का बात करते हैं, एक ये लिम्ब है और एक ये लिम्ब है, ठीक है। इस लिम्ब को हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरा वाला जो ऊपर चढ़ रहा है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब, इसका क्या फंक्शन हो जाता है, इट इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर मतलब किस चीज को वो रीअब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर असेंडिंग लिम्ब, इसका उल्टा काम करेगा, ये क्या है, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे
Na प्लस Cl माइनस Ca2 प्लस Mg2 प्लस एटसेट्रा। ठीक है, मतलब आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है? असेंडिंग लिम्ब में, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा, तो ये प्रोसेस कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन, मतलब ऑस्मोसिस से हो सकता है। वाटर को कैसे लिया जा रहा है? ऑस्मोसिस से। वाटर को कैसे लिया जा रहा है? ऑस्मोसिस से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया जा रहा है एक्टिवली एंड पैसिवली, दोनों तरीके से। इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे लिया जा रहा है? एक्टिवली एंड पैसिवली। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखने वाला है, सिक्रीशन डज नॉट टेक प्लेस इन लूप ऑफ हेनले। ये नोट पॉइंट करके, स्टार मार्क करके ये पॉइंट लिख लो। सिक्रीशन नहीं होता इसमें, रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है लेकिन सिक्रीशन नहीं होगा, उसमें दोनों होगा। ठीक है, ब्लैक वाला ना लूप ऑफ हेनले और रेड वाला वासा रेक्टा है। अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब इस लूप ऑफ हेनले से कहां आ रहा है? लूप ऑफ हेनले से। अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो लूप ऑफ हेनले से कहां जा रहा है? डीसीटी में नहीं जा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पीसीटी में नहीं जाएगा बेटा, रीअब्जॉर्ब कर रहे। देखो ये टर्म्स में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में क्या अंतर है? हाँ, सिक्रीशन नहीं होता है। सिक्रीशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? सिक्रीशन किस चीज का किया जाएगा? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या आप लोग समझ रहे हो? एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या कर रहे हैं? बॉडी से बाहर निकालना। हाँ, वापस से बॉडी में लाना। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा ये पैसेज बना हुआ था। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर रीअब्जॉर्प्शन करे, रीअब्जॉर्प्शन करे इसका क्या मतलब है? रीअब्जॉर्प्शन कर इसका मतलब क्या है? बॉडी में जा रहे हैं, तो बॉडी में जाने के लिए उसको हम लोग किस में भेजेंगे? पीसीटी में नहीं भेजेंगे। देखो ये जो व्हाइट वाला रास्ता है ना, समझो ये बाहर जाने का रास्ता है। ये जो व्हाइट वाला रास्ता पूरा बना हुआ है, इसमें जो चीज आएगा वो कहाँ जाएगा? वो बॉडी से बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन है, ये उसको बाहर निकाल देगा। यूरिन का फॉर्मेशन होगा और वो उसको क्या करेगा? बॉडी से बाहर निकाल देगा। अगर हाँ हाँ वही चीज पूछे थे। और अगर बॉडी में लेना है उसको, तो हम उसको किस पे भेज देंगे? बस इसके साथ साथ जो हमारा आर्टरी का लाइन चल रहा है, इफरेंट आर्टरी का ही ना लाइनिंग चल रहा है ये, तो अगर किसी चीज को रीअब्जॉर्ब करे, मतलब बॉडी में वापस मिला ले रहे हैं, वो गलती से इस व्हाइट वाले पैसेज में आ गया है, हमें उसको भेजना नहीं है, हमें उसको वापस से अपने बॉडी में मिला लेना है, तो उसको किससे में भेजेंगे हम लोग? वासा रेक्टा में भेजेंगे। उसको हम लोग किस में भेजेंगे? वासा रेक्टा में भेजेंगे। ठीक है, और जिस चीज को बॉडी से बाहर निकालना है, जिस चीज को बॉडी से बाहर निकालना, तो वो पीसीटी डीसीटी में जाएगा कैसे? वो इस वासा जाएगा। अगर किसी चीज को बॉडी से बाहर भेजना है, नहीं ये कलर नहीं, अगर किसी चीज को बॉडी से बाहर भेजना है तो वो चीज प्रेजेंट कहाँ पे? बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो इस आर्टरियोल में आ जाएगा। इस चीज को बाहर भेजना और इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो उसको बॉडी में बाहर भेजा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से उस के पार्ट में भेज देंगे, जो बॉडी से बाहर, जो सिक्रीट कर रहे हैं हम लोग। तो ये रेड लाइन से जो बॉडी के अंदर, रेड मतलब बॉडी के अंदर, इसको हम लोग इसमें भेज देंगे, इससे हम लोग इसमें भेज देंगे, और वो व्हाइट लाइन में आ गया, वो व्हाइट लाइन से बॉडी से बाहर चला गया। हाँ, समझ में आ गया? ये कनेक्शन किनके बीच में चल रहा है?
पेरिटिब्यूलर कैपिलरी और नेफ्रॉन के पार्ट्स के बीच में, ठीक है, या फिर रीनल ट्यूब्यूल बोल सकते हैं, रीनल ट्यूब्यूल और पेरिटिब्यूलर कैपिलरी के बीच में। ये नेफ्रॉन का पार्ट है और ये क्या है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। इसमें जो आ जाएगा ना ये बाहर जाएगा, इसमें जो आएगा वो क्या होगा, बाहर जाएगा। जिस चीज़ को बाहर भेजें वो बॉडी से हम लोग इसमें दे देंगे और ये बाहर ले जाएगा, और जिस चीज़ को बॉडी में वापस भेजना है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में रीअब्जॉर्ब करेंगे। इससे हम लोग बॉडी में क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे। वही पैसेज है। नहीं, जैसे वही बात है ना कि हम लोग फिल्ट्रेशन का बात किए थे, तो फिर अगर बॉडी से पानी, जैसे यहाँ पर क्या था, परमेएबल टू वाटर, तो ये क्या किया, ये पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया। पानी प्रेजेंट कहाँ था, वो इस ब्लैक लाइन में प्रेजेंट था, मतलब लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट था। पानी इस लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट था। अगर हम लोग उससे बॉडी में नहीं लेते तो क्या होता, सारा का सारा पानी बॉडी के बाहर। और अगर हम लोग बॉडी में नहीं ले पाते तो एक दिन में 180 लीटर यूरिन होता, ठीक है। अगर हम लोग बॉडी में वापस से पानी को नहीं लेते तो एक दिन में कितना यूरिन निकलता, 180 लीटर। लेकिन 99% हम लोग क्या कर ले रहे, बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर ले रहे। बस वही प्रोसेस है, ठीक है। ये कौन सा लिम्ब है, वाला लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, और रेड वाला वासा रेक्टा है, ठीक है, समझ में आया। ये कौन सा लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब की डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब है। जो नीचे की तरफ आ रहा है ये डिसेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या, डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिक्रीट नहीं करेगा, सिक्रीट कुछ भी नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्या हो गया, ये समझ जाओ, ये हमारा क्या, लूप ऑफ हेनले के अंदर में, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में इस तरह कुछ मैकेनिज्म है। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब से क्या हो रहा है, आप इससे वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, वाटर को एब्जॉर्ब किए, तो अब ये लाइनिंग यहां तक हो गया। लेकिन जो भी सोल्यूट था, सोल्यूट भर गया इतना दूर में। रुको मैं डायग्राम ना फिर से बनाती हूँ, मैं समझिए कैसे बनाने, सारा कुछ नीचे ही बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या डिसेंडिंग लिम्ब में हम लोग क्या निकाले, वाटर निकाले, ठीक है। अगर मान लो इसमें 10 लीटर वाटर है और 10 ग्राम शुगर, ठीक है, बस एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मेन आप लोग को मुझे ये बताना कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है कि डाइल्यूट हो रहा है, वो समझाना आप लोग को मुझे। अगर एग्जाम्पल के बिना समझा सकते हो तो पहले बताओ, डिसेंडिंग लिम्ब में डाइल्यूट हो रहा है यूरिन की कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जो चीज़ इस वाइट लाइन में वो यूरिन है, ठीक है, बस ऐसा समझो। तो ये जब डिसेंडिंग लिम्ब में है तो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कि डाइल्यूट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है। और जब वो असेंडिंग लिम्ब में है तो क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, पानी मिला रहे हो उसमें। डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या है, पानी निकाल रहे हो, डाइल्यूट क्या हो रहा है, वही वही सवाल है, डाइल्यूट हो क्या रहा है। ये मान लो ये आपका लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, इसमें आपका 10 लीटर वाटर है और क्या है, 10 ग्राम शुगर है, आप इससे पानी निकाल रहे हो। इससे आप, ये क्या आपका लूप ऑफ हेनले, इससे आप क्या कर रहे हो, पानी निकाल रहे हो। पानी कितना बचा, 5 लीटर बचा। पानी कितना बचा, 5 लीटर पानी बचा। तो हम लोग क्या करें, डिसेंडिंग लिम्ब में पानी निकाल दिए, पानी को निकाल, तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या करें, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर दिए। पानी कम है लेकिन सॉल्यूट ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करें, कॉन्सेंट्रेट कर दिए। फिर असेंडिंग लिम्ब का बारी आया, असेंडिंग लिम्ब में फिर क्या करेंगे, असेंडिंग लिम्ब में यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब में क्या करें, पानी मिलाने का कोई ऑप्शन नहीं बेटा, आप कुछ भी सिक्रीट नहीं कर सकते, आप कुछ भी इसमें मिला नहीं सकते हो। हाँ, इसमें आप शुगर हटाओगे, वेरी गुड। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट हटाने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब क्या है, 10 ग्राम शुगर में 5 लीटर पानी है, तो वो कैसा हो गया, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब असेंडिंग लिम्ब में हम लोग शुगर हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लोग मान लो 6 ग्राम शुगर रिमूव कर दी,
शुगर रिमूव कर दिए, शुगर रिमूव कर दिए तो क्या हो गया? तो 4 ग्राम शुगर बचा और पानी 5 लीटर, तो ये वापस से डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट यूरिन, यूरिन डाइल्यूट हुआ। समझ में आया? जब इसमें, जब डिसेंडिंग लिम्ब में तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, जब डिसेंडिंग लिम्ब में आया तो यूरिन डाइल्यूट हो गया। क्लियर है? बस यही समझना है, इसका काम आगे आएगा मैकेनिज्म समझने में। ठीक है, फिर आते हैं डीसीटी। डीसीटी फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में है। क्या काम है इसका? रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों करेगा, लेकिन ये क्या करता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर H प्लस, नहीं सॉरी, हाँ प्लस, Na प्लस K प्लस, ठीक है, और HCO3 माइनस, और सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस, यूरिया एटसेट्रा। ठीक है, इसमें K प्लस का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, K प्लस का सिक्रीशन भी हो सकता है। ठीक है, देखो बुक में ना दोनों चीज मेंशन है, बस कहाँ पे मेंशन है वो बता रही हूँ। अगर लिखा हुआ में एब्जॉर्प्शन में लिखा हुआ है तो डायग्राम में सिक्रीशन में दिखा रहा है, या अगर डायग्राम में एब्जॉर्प्शन में दिख रहा है तो लिखा हुआ में सिक्रीशन है, कुछ इसी तरीके से, लेकिन दोनों मेंशनड है बुक में। वहां वो डायग्राम में देखो डीसीटी में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या सिक्रीट हो रहा है। डीसीटी में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो लिखा हुआ में आएगा कि सिक्रीट हो रहा है, मतलब ये दोनों मेंशनड है। अब ये वाले टर्म पे ध्यान दो, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी में कंपल्सरी रीएब्जॉर्प्शन था, उसमें होगा ही होगा, लेकिन इसमें जरूरत पड़ने पर होगा, जैसा जरूरत है उसके हिसाब से होगा। मतलब ये कैसे? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, अगर जरूरत होगा तभी डीसीटी में वाटर का Na प्लस का K प्लस का और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है? और सिक्रीशन किसका किसका होगा? H प्लस का, यूरिया का, ठीक है, या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, जैसे ड्रग्स वगैरह। ड्रग्स वगैरह बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, डीसीटी के बाद क्या आएगा? कलेक्टिंग डक्ट, वो कंपल्सरी करेगा। वहां पे समझो 65% जो फिल्ट्रेट फॉर्म किया है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, और ये जरूरत पड़ने पर होगा। फिर आते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? इट कलेक्ट्स यूरिन formed in different, that is many DCT comes to a single collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट में मेजरली रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है? मेजरली, मेजरली मतलब सबसे ज्यादा, मेजरली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मेजरली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और रीअब्जॉर्प्शन वाटर का होगा मतलब यूरिन, ठीक है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। फिर वापस आते हैं यूरिन फॉर्मेशन पे। बताओ कौन से कलर से लिखो? इसमें तो मुझे लगता है कोई कलर अच्छे से नहीं दिखेगा, जैसे ये कलर भी अच्छे से नहीं दिखेगा, सिर्फ वाइट ही दिखेगा, ब्लू भी नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये जितने भी रीजन हो गए हमारे रीनल ट्यूब्यूल के, सब क्या काम कर रहा है? बेसिकली ऑस्मो रेगुलरिटी को भी मेंटेन कर रहा है। जहां पे जितना जरूरत है वहां पे उस चीज को एब्जॉर्ब करेगा या फिर सिक्रीट कर देगा, ठीक है, समझ में आया? अभी सेम चीज रिपीट होने वाला है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, एक ही टॉपिक है, बस घुमा फिरा के बस एक ही टॉपिक है कि यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है, कैसे निकालना है, यूरिन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। पहले ये सारे लोकेशन पे भी वही चीज एक्सप्लेन कर दिया,
फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में भी यही सेम चीज एक्सप्लेन करेगा। चेंज करें, सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब समझे। रीअब्जॉर्ब करना मतलब बॉडी के अंदर उसको वापस ले आना, मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ले आना उसको, ठीक है। और अगर उसको सिक्रीट करना मतलब बॉडी में, और उसको हम लोग को बॉडी के बाहर निकालना है, तो किस में भेजेंगे? रीनल ट्यूब्यूल में। किस में भेजेंगे? रीनल ट्यूब्यूल में। अब वो पीसीटी भी बोल सकते हो, लूप ऑफ हेनले भी बोल सकते हो, डीसीटी भी बोल सकते हो, या कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हो। बॉडी से बाहर निकलना है तो रीनल ट्यूब्यूल में भेज देंगे, और बॉडी में लाना है मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ले आएंगे, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, थोड़ा बात कर लिए थे लास्ट क्लास में। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन 3 स्टेप में होता है। क्या क्या 3 स्टेप? हाँ नहीं 3 स्टेप बताओगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाँ सेलेक्टिव, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है? मैल्फिजियन बॉडी, ठीक है। ये हमारा क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, ये बीच में क्या है? ग्लोमेरुलस, ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल ये कहां से आ रहा है? रीनल आर्टरी से आ रहा है, ठीक है। डायमीटर किसका आपको बड़ा लग रहा है? डायमीटर एफरेंट का कि इफरेंट का? एफरेंट का, ठीक है। इसका डायमीटर कैसे है? वाइड है, वाइड है एंड शॉर्ट। और इफरेंट आर्टेरियोल कैसे है? नैरो एंड लॉन्ग, ये उल्टा, ठीक है। नैरो एंड, क्योंकि ये बाकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यही ना बना रहे, तो ये लॉन्ग है, ठीक है। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी। फिर बोमेन्स कैप्सूल कितना लेयर का बना हुआ है? 2 लेयर का है, डबल मेम्ब्रेन है। बोमेन्स कैप्सूल क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। आपको आंसर बोलने का बहुत हड़बड़ी है, अभी तक नहीं पहुंचे हम लोग उसमें। डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर, एक आउटर एक इनर। आउटर किसका बना हुआ है? हाँ, सिंपल एपिथेलियम सेल का। और इनर किस चीज का बना हुआ है? पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल या फिर ग्लोमेरुलस एपिथेलियम सेल्स, क्या? ये बस ऐसा समझो बेटा कि आपका ये मेम्ब्रेन और इस पे क्या है बहुत सारा प्रेजेंट? पोडोसाइट सेल प्रेजेंट है। कल तो मेरा क्लास ये क्या है? ये आपका मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इस पे क्या प्रेजेंट है? पोडोसाइट सेल, ठीक है। ये आपका पोडोसाइट सेल, और पोडोसाइट सेल के बीच में एक जगह प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोल देंगे स्लिट पोर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्लिट पोर। और समझो यही काम कर, छन्नी का काम यही कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम ये स्लिट पोर से हो रहा है, ठीक है। यहीं पे लिख लो स्लिट पोर्स, स्लिट पोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। स्लिट पोर प्रेजेंट। अच्छा, इसमें बताओगे आउटर मेम्ब्रेन कौन सा, इनर मेम्ब्रेन कौन सा है? मैं ए और बी करती हूं, ए और बी में। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ए आउटर मेम्ब्रेन और बी इनर मेम्ब्रेन। वेरी गुड, ठीक है। मतलब आपका ये आपका पोडोसाइट सेल का बना हुआ है, अंदर की तरफ आपका क्या है? पोडोसाइट सेल, मतलब यही ना छन्नी की तरह होगा बेटा। ऐसा आप छन्नी जैसे आप बनाना नहीं है, डायग्राम गलत हो जाएगा, ये ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है। बस समझने के लिए पोडोसाइट सेल वैसा बना सकते हो, लेकिन यहां पे मत बना देना, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैल्फिजियन बॉडी से, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल लेकर के आ रहे हैं कहाँ पे? ग्लोमेरुलस, और यहाँ इनके बीच में क्या काम हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए मेम्ब्रेन, अब बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो मेम्ब्रेन टेक पार्ट कर रहे हैं, कैपिलरी का एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम, बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाँ एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल। आ क्या रहा है बेसिकली फिल्टर होने के लिए? फिल्टर होने के लिए आ क्या रहा है बॉडी से? इस एफरेंट आर्टरियोल से क्या क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है। ब्लड मतलब प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, लेकिन यहां से छन करके क्या जाएगा? यहां पे क्या जाएगा? इसको क्या बोल देंगे हम लोग? फिल्ट्रेट बोलेंगे। जो चीज छन गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे। फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होगा? फिल्ट्रेट में, अच्छा देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स वो छन जाएगा। और क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। तो क्या बचेगा फिर? यही तो दो कंपोनेंट है ब्लड का। प्लाज्मा बचेगा एक्सेप्ट प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन छनेगा। फिल्ट्रेट में क्या आया? प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, यही था ना। प्लाज्मा आ रहा है एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो पूरा का पूरा गायब हो गया, और प्लाज्मा का भी प्रोटीन क्या हो गया? हाँ, छन गया। अगर प्रोटीन आने लगा, आप सोच सकते हो कि अगर प्रोटीन आने लगा मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ी है, और यहां गड़बड़ी मतलब किडनी खराब होना शुरू हो गया, ठीक है। प्रोटीन आपके यूरिन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यूरिन टेस्ट में अगर प्रोटीन मिल रहा है मतलब आपका किडनी खराब हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोल दिए? फिल्ट्रेट बोल दिए। प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, ये आ रहा है। कैसे छन रहा है वो हम लोग बात किए थे। कैपिलरी एंडोथेलियम क्या कर रहा है? ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को पकड़ ले रहा है। बेसल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? लार्जर प्रोटीन को पकड़ रहा है। बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम क्या कर रहा है? स्मॉल प्रोटीन पकड़ ले रहा है। मतलब सारा प्रोटीन यहाँ पकड़ा गया है, ठीक है। सिर्फ प्लाज्मा जा रहा है। समझ में आया? अब ये ट्रैवल कैसे कर रहा है? अभी तक हम लोग जो भी बात करें कि कुछ भी ट्रैवल हो रहा है हमारे बॉडी में, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, सारा एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ट्रैवल हो रहा है। एक प्रेशर ग्रेडियंट है जिससे क्या हो रहा है? सारा कुछ ट्रैवल हो रहा है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी के थ्रू आपका क्या हो रहा है? कोई भी चीज फिल्टर हो रहा है। प्रेशर ज्यादा है तब भी वो इधर बोमेन्स कैप्सूल में आ रहा है। प्रेशर कम हो गया मतलब फिल्टर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोले? इस प्रेशर को क्या बोले? ग्लोमेरुलर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ग्लोमेरुलर पार्शियल प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, ये वो प्रेशर है जिससे क्या हो रहा है? आपका कोई भी चीज फिल्टर हो पा रहा है, ठीक है। एनर्जी यहां पे लग रहा है? एनर्जी नहीं लग रहा है, ठीक है। जब कोई भी काम प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वहां पर एनर्जी लगेगा। ये क्या हो रहा है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, ठीक है। वही डायग्राम फिर से बनाऊंगी। बोर तो नहीं हो रहा ना कि एक ही चीज बार बार हो रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर टाइप का है जो ये फिल्ट्रेशन कराने में मदद कर रहा है। ये प्रेशर 3 टाइप का प्रेशर है। क्या क्या प्रेशर है? पहला ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर,
ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ये क्या कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है। क्लियर है? और ये है 55 mm ऑफ Hg। ये कितना है? 55 mm Hg। दूसरा प्रेशर जो कि इसी में प्रेजेंट है, जो इस प्लाज्मा में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोले? कोलॉइडल प्रेशर। कोलॉइडल प्रेशर। ये क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है मतलब उल्टा कर रहा है। ठीक है, ये अपोज कर रहा है और इसका वैल्यू है 30 mm Hg। ये क्या कर रहे हैं? ये अपोज कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा है। ये प्रेशर कहाँ पे? कोलॉइडल प्रेशर। ये प्रेशर कौन डेवलप कर रहा है? तो कुछ नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है, नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो इस फिल्ट्रेशन को या इस स्लिट पोर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो रोकना चाहेगा ना, वो रोकना चाहेगा। तो ये क्या प्रेशर डेवलप करे? उसको कोलॉइडल प्रेशर बोल रहे हैं। ये कितना है? 30 mm Hg। ठीक है, और कुछ प्रेशर ये बोमेंस कैप्सूल का मेम्ब्रेन जेनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम बोल रही हूं, बोमेंस कैप्सूल, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? ये भी अपोज कर रहा है। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। और इसका वैल्यू कितना है? 15 mm Hg। ठीक है, अब बताओ टोटल कितना प्रेशर है जिससे वो पास करेगा? टोटल कितना प्रेशर है जिससे वो पास करेगा? नहीं, मैं बताई कि अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ये चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो। कोलॉइडल प्रेशर ये अपोज कर रहा है और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो मैं पूछ रही हूं टोटल नेट प्रेशर क्या है जिससे ये इसमें पास कर ले रहा है? नेट प्रेशर, हाँ, ये आपका क्या हो गया? 10 mm Hg। ये 10 mm Hg ही वो प्रेशर है जिससे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, अगर प्रेशर घटने लगेगा, अगर प्रेशर घटने लगेगा तो क्या होगा? अगर प्रेशर घटने लगेगा तो क्या होगा? तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा शायद कि जब भी एक्सीडेंट होता है ना, या बहुत मेजर एक्सीडेंट भी होता है, सबसे पहला काम क्या होता है डॉक्टर का? खून को रोकना। सबसे पहला काम यही है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले उस जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकना। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया उससे डेथ हो जाएगा। नहीं, ब्लड नहीं, वो तो आपका क्लॉट, वो डिफरेंट चीज हो गया। वो क्लॉटिंग बेटा वो डिफरेंट चीज है। मैं बोल रही हूँ कि अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, ज्यादा ब्लड लॉस होने से भी डेथ हो जाएगा। क्यों डेथ होता है? क्योंकि बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, मतलब ब्लड का वॉल्यूम घट गया। ब्लड का वॉल्यूम घट गया तो आपका जो प्रेशर है वो घटा कि बढ़ा? बॉडी में प्रेशर घटेगा। जब वॉल्यूम ही कम हो गया तो प्रेशर भी तो घट गया। इनवर्स प्रोपोर्शन कहाँ है? नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसमें नहीं बताई हूं मैं, आप लोगों को ब्रीदिंग में बताई हूं। मैं ये बताई हूं कि जब खाली है वॉल्यूम, वॉल्यूम खाली है, वो जगह है वहां पे भरने के लिए, वॉल्यूम घट गया है, वॉल्यूम घटा है मतलब प्रेशर अंदर घटा है, बाहर प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से अंदर आया। ये था। एक बार रिकॉल करो क्या था। नहीं, ऐसे ना गलत कॉन्सेप्ट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, रिकॉल करो। मैं बता रही हूं वो क्या था। मैं बता रही हूं कि वॉल्यूम क्या हो गया?
नहीं, मैं बताई थी वॉल्यूम इंक्रीज क्या। चलो ठीक है, ये वाला देख लेते हैं टॉपिक। लंग्स में क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज किया। वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब प्रेशर डिक्रीज किया। तो फिर क्या हो गया कि बाहर से अंदर आया, बाहर से क्या हो गया, बाहर से एयर अंदर आया। बेटा ऐसा समझो, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब आप खाली जगह बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर वो जगह भरा हुआ है तो प्रेशर कैसे है। रुको, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, रुको रुको। हाँ ठीक है, वही चीज मैं यहां भी लिखी हूं, देख लो, मैं कुछ और नहीं लिखी थी, वही जो मैं पढ़ाई वही मैं लिख रही हूं। मैं ये बताई थी ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर प्रेशर घटेगा, यही चीज कॉपी में लिखे हो। लेकिन ये वॉल्यूम क्या है, ये आपका खाली जगह है। आज मैं पता है बहुत जमाना बाद हिंदी लिखी हूं। ये क्या आप वॉल्यूम बढ़ाए हो, खाली जगह बढ़ाए हो, ठीक है। आप लंग कैपेसिटी बढ़ाए हो, मतलब आप लंग का एरिया बढ़ाए हो वहां पर। क्यों, तब प्रेशर घटा। प्रेशर घटने से क्या हुआ, बाहर से जगह है अभी आने का, आप उस वॉल्यूम को फिल करोगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इस तरीके से समझते हैं कि यहां पे अभी बस 10 सीट है, यहां पे अभी बस 10 सीट है और 10 सीट भरा हुआ है, ठीक है। 10 सीट भरा हुआ है, यहाँ 10 सीट है और 10 सीट भरा हुआ है। और हम लोग को क्या, हम लोग को और एडमिशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हाथ पैर दीवार तोड़ेंगे, थोड़ा बाउंड्री बढ़ाए, सीट और लगाए, ठीक है। यहाँ समझो कि 10 सीट है और 10 लोग हैं, पूरा टाइट है, वॉल्यूम भी मैक्सिमम, प्रेशर भी मैक्सिमम। एक भी कोई इंसान अंदर आ सकता है अभी कोई अंदर नहीं आ सकता, वॉल्यूम भी फुल है, प्रेशर भी मैक्सिमम है, अभी फुल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पे और स्पेस चाहिए और लोगों को बैठाना है, मान लो और 10 लोग को बैठाना है, तो हम लोग क्या किए, वॉल्यूम को बढ़ाए, तो उसके हिसाब से प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम है अभी, तो हम लोग और 10 लोग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब खाली जगह बढ़ा रहे, ठीक है ठीक है, खाली जगह बढ़ा रहे। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पे 10 जगह था, 10 लोग भरे हुए, मतलब अभी क्या है, वॉल्यूम भी फुल है और प्रेशर भी फुल है, और 5 लोग चले गए, तो ये प्रेशर भी तो घटा। समझ में आया। यहां हम लोग क्या बढ़ाए, खाली जगह बढ़ाए, खाली जगह बढ़ाने के कारण प्रेशर घटा। अगर हम लोग ये खाली जगह नहीं लाते ना, तो आपका वॉल्यूम भी फुल है, प्रेशर भी फुल है, कोई नहीं अंदर आ सकता है, ठीक है। हम लोग थोरेसिक चेंबर का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, उसको कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करना, ठीक है। तब हम लोग और एयर को इनटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा एयर भरा हुआ है फिर इनटेक नहीं कर सकते, वही चीज। अगर ये पूरा भरा हुआ है, जैसे आपका एक्सीडेंट में क्या हो रहा है, ब्लड लॉस कर रहा है, तो आपके बॉडी में जितना सफिशिएंट ब्लड था वो था, प्रेशर भी था, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से चढ़ाते भी नहीं रहते, लेकिन ब्लड लॉस कर रहा है तो प्रेशर घटेगा। जैसे टंकी में पानी कम रहेगा तो क्या पानी नल में तेजी से आएगा, नहीं आएगा, बस वही चीज है। अगर टंकी में पानी कम है तो नल में आएगा पानी, नहीं आएगा। तो वही, अगर आपकी बॉडी में ब्लड घट रहा है तो आपके क्या आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर रहेगा तेज, नहीं रहेगा। तो ब्लड का प्रेशर तेज नहीं रहेगा तो ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो ब्लड लॉस के कारण सबसे पहले किडनी फेलियर होता है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे बस ये 10 mmHg ही है तो इस फिल्ट्रेशन को कर सकता है। अगर ये प्रेशर इसको नहीं मिल पाए, अगर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर घट जाए, आर्टरीज का प्रेशर घटेगा तो ये प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो ये शटडाउन हो जाएगा, आपका रीनल शटडाउन हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है, मतलब किडनी फेलियर। बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस से जब वॉल्यूम घटा, प्रेशर घटा, रीनल शटडाउन हो गया। ब्लड चढ़ा सकते हैं, लेकिन वही है ना कि आपको तुरंत एक्शन लेना है ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है, एक्सीडेंट साइट पर इतना ब्लड लॉस हो गया कि वो तो कि वहीं पे डेथ हो गया, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल आते आते डेथ हो गया। अगर आप टाइमली ब्लड चढ़ा दिए तो आप इसको रीगेन कर लेते हो। नहीं, अगर वैसा केस है तो ओ नेगेटिव चढ़ा दो।
ब्लड बैंक रहेगा हॉस्पिटल्स में? नहीं तो वहां पे तो ब्लड तो ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होगा, और वहां पे अगर ओ नेगेटिव पर्सन ही प्रेजेंट है तब भी वहां पे ब्लड नहीं होगा। ब्लड कैसे चढ़ाओगे वहां पर? आप क्या सारा कुछ इक्विपमेंट से थोड़ी घूमते रहते हो, या इंजेक्शन से थोड़ी चढ़ो, यहाँ इसके बॉडी से इंजेक्शन लिए उसके बॉडी में इंजेक्शन डाल रहे, तुरंत में तो यही काम हो सकता है ना। हाँ ठीक है, बैक का कोई काम नहीं है, बस एक बार जल्दी जल्दी बता देती हूँ, जितना कुछ आज पढ़ लिया रिकॉल कर लेते हैं सारा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट डे ना मैं ये नहीं बताने वाली, यूरिन फॉर्मेशन नहीं बताने वाली, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, बाकी दोनों क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके, ठीक है। ये दोनों का नोट्स आज मैं भेज दूंगी। ये मैं भेजी हूँ कि नहीं भेजी हूँ? नहीं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से नहीं भेजी। जहां तक पढ़ाई हूँ ना, यहां तक पूरा भेजा हुआ है नोट्स, यहां तक नोट्स पूरा भेजा हुआ है, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या है कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बन कितना रहा है, ये वाला भी डेटा डिस्कस किए थे। यहां पे क्या हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्टर फॉर्म किया है, फिल्ट्रेट फॉर्म किया है। फिल्ट्रेट कितना फॉर्म किया है? नहीं, वो तो प्रेशर है, 125 ml पर मिनट, कितना? हाँ 125 मिलीलीटर, देख लो यही है। 120 आप क्या बता रहे हो, या फिर सिस्टोलिक प्रेशर बता रहे हो? वन 125 मिलीलीटर पर मिनट, और एक दिन में कितना हो जाएगा, 180 लीटर, ठीक है। इतना फिल्ट्रेट फॉर्म किया। अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर रीअब्जॉर्प्शन का स्टेप नहीं होगा तो इतना यूरिन निकलते रहेगा, समझो दिन भर वॉशरूम में रहोगे, और जितना निकल रहा है इतना पानी भी पीते रहना है, 200 लीटर फिर पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 99% यूरिन क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और ये रीअब्जॉर्ब कर कौन रहा है, बेटा शांत हो जाओ, रीअब्जॉर्ब कौन कर रहा है? हाँ, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। पीसीटी क्या क्या रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ये सब मैं पहले बता चुकी। पीसीटी जब बताई थी उसी टाइम में ये सब लिखवाते चली गई थी। सब कुछ नहीं, सबसे पहले सबसे कंपल्सरीली वो क्या रीअब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब कर रहा है, और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को एब्जॉर्ब कर रहा है एक्टिवली, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रहा है सोडियम पोटेशियम का। ग्लूकोज एमिनो एसिड भी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, पैसिवली। वाटर को कैसे कर रहा है, वाटर को ऑस्मोसिस से, वाटर को ऑस्मोसिस से। क्लोराइड आयन, यूरिया, बाइकार्बोनेट या अदर सॉल्यूट्स को कैसे कर रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बस बताते चलूंगी और आगे बढ़ते चलूंगी, ठीक है। ये बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है। ये हो गया किसमें, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर। असेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल, सोडियम, हाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ठीक है। बेसिकली उसमें सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। फिर आ रहा है डीसीटी, डीसीटी में क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, क्या क्या रीअब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का, सोडियम, पोटेशियम, हाँ HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन। कलेक्टिंग डक्ट में मोस्टली वाटर, मोस्टली वाटर, मेजरली वाटर, ठीक है। फिर सिक्रीशन में आते हैं, सिक्रीशन में पीसीटी से क्या सिक्रीट आउट हो रहा है, हाँ पीसीटी से। सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, सिक्रीशन पीसीटी और डीसीटी से होता है, ठीक है। कहाँ से हो रहा है, पीसीटी और डीसीटी। अमोनिया, यूरिया, हाइड्रोजन,
पोटेशियम एटसेट्रा, बस यही है, ये खत्म। ठीक है, इसलिए मैं ये इस चीज को ना नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ना चाह रही थी। ठीक है, बस इतना ही है।